हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो टोटल इंग्लिश। डियर फ्रेंड्स, मैं रजनीश सिंह आप सबका मेरे चैनल टोटल इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के प्रिपरेशन यहां पर कर रहे हैं। 30 डे प्लान में लेकर आया हूं, जिसमें कि मैं 30 वीडियो की एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसको पढ़कर आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। उसका है आज डे 4। डे 1, 2, 3 में हमने विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ और इंपॉर्टेंट वर्क्स को कवर कर लिया है, और आज हम लोग एक नए ऑथर को, एक नए पोएट को स्टार्ट करने वाले हैं, जिनका नाम है जॉन मिल्टन। जी हाँ, जॉन मिल्टन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टीजीटी के सिलेबस में दिया गया है और इसके लाइफ और वर्क को करना बहुत जरूरी है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पहले इस वीडियो को देख लें, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन कौन सी टॉपिक पर वीडियो देखनी है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि बायोग्राफी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले बर्थ टाइम क्या है? 9 दिसंबर 1608। 9 दिसंबर 1608 को जॉन मिल्टन का जन्म हुआ। और जगह भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेड स्ट्रीट लंदन। नाम बहुत सिंपल है ताकि आपको याद रह सके। ब्रेड स्ट्रीट लंदन में इनका जन्म होता है। पेरेंट्स कौन कौन है? फादर का नाम भी जॉन मिल्टन है, जो कि एक म्यूजिक कंपोजर थे, एंड मदर नेम इज सारा जेफरी। एजुकेशन की बात जहाँ तक होती है, एजुकेशन हम लोग देखेंगे 1618, जो भी डेट्स है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1618 से 1620 में वो घर पे ही उन्हें पढ़ाई दी जाती थी। जो कि उनके ट्यूटर थे, उनका नाम था थॉमस यंग। और उसके बाद समय बीतने के साथ साथ वो स्कूल जाते हैं। सबसे पहले कौन सा स्कूल है? सेंट पॉल स्कूल। 1620 से 25, 5 साल तक वो यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि वहाँ पर जो टीच करने का काम करते थे वो और कोई नहीं, डॉक्टर जॉन डन थे। जॉन डन वहाँ पर लेक्चर्स दिया करते थे, जो वहाँ पर डीन के तौर पर 1621 से 1631 तक वहाँ पर रह चुके हैं। तो जॉन डन वाला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वहाँ पर उनकी फ्रेंडशिप होती है चार्ल्स डिओडिटी से। चार्ल्स डिओडिटी, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर उन्होंने एक एलिजी लिखा था। जब बाद में जब इनके ऊपर एक एलिजी लिखा था इन्होंने, एलिजिया प्राइमा मतलब फर्स्ट एलिजी, और एलिजिया सेक्स्टा मतलब 6th एलिजी इन्होंने लिखा था। तो एलिजी इज़ अ काइंड ऑफ पोएम। एलिजी क्या है? एक पोएम का प्रकार है, जिसमें कि किसी के बिछड़ने पर या दुख होता है कोई चीज़ को लेकर, तब वहाँ पर किसी के लॉस के ऊपर ये लिखा जाता है एलिजी। तो उन्होंने इनके ऊपर लिखा था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एलिजी प्राइमा और एलिजिया सेक्स्टा, ये जो एलिजी 1 और 6 है, वो किन के ऊपर लिखा था उन्होंने? तो ये उनके फ्रेंड चार्ल्स डिओडिटी के थीम पर लिखा गया था। आगे देखते हैं, 9 अप्रैल 1625 को इन्होंने मैट्रिकुलेशन कर लिया था अपना क्राइस्ट कॉलेज से, कैम्ब्रिज, जो कि कैम्ब्रिज में है। तो डेट इंपॉर्टेंट है 1625। और उसके बाद आने वाले समय में उन्होंने हायर स्टडीज़ भी की, जो कि बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री उन्हें मिला 1629 में, और मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री मिलता है 1632 में। तो ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। कॉलेज लाइफ में ही उन्होंने कई रचनाएं अपनी लिखने स्टार्ट कर दी थी, कई वर्क्स उन्होंने लिख दिए थे। एक इंसिडेंस है विथ हिज फर्स्ट ट्यूटर एट कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में जो उनके ट्यूटर थे, जो पढ़ाते थे, विलियम चैपल। विलियम चैपल जो थे, उनसे उनकी नहीं बनती थी, एक काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट था दोनों के बीच में। और इसका एक कारण ये बताया जा सकता है कि मिल्टन को रेस्ट्रिकेट या फिर सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। और इसका ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका भी जिक्र उन्होंने अपने एलिजिया प्राइमा जो है, फर्स्ट एलिजी है, उसमें रेफर किया है। तो देखिए, लाइफ का वो इम्पोर्टेंट हिस्सा जरूरी आपको जानना जरूरी है, जिसमें कि उन्होंने जिसके बारे में उन्होंने अपने वर्क में मेंशन किया है। तो इसलिए ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि वो रेस्ट्रिकेट हुए थे या सस्पेंड हुए थे विलियम चैपल से। और उसके बाद जब वो वापस आते हैं आफ्टर अ ईयर ही रिटर्न टू कैम्ब्रिज, तो उसके बाद उनके टीचर चेंज हो जाते हैं, जो कि नेथनल टोवी रहते हैं, ठीक है। और कॉलेज के समय में इन्हें द लेडी ऑफ क्राइस्ट बोलकर भी टाइटल दे दिया गया था। लेडी ऑफ क्राइस्ट मतलब उनका जो अपीयरेंस था वो बहुत हद तक लेडी लाइक था, ठीक है। तो ये रीज़न था कि उन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उन्हें बहुत से लैंग्वेजेस का नॉलेज था, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक लिस्ट है, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच, स्पेनिश एंड इटालियन। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये कौन सी पीरियड की बात की जा रही है? उनके कॉलेज लाइफ की बात की जा रही है। कॉलेज लाइफ में ही उन्होंने कुछ पोएम्स लिख डाले थे, जैसे कि ऑन शेक्सपियर, ली एल्गेरो एंड
लिसिडियस, ली एलेग्रो एंड लिसिडियस। ये कुछ वर्क्स हैं जो कि उन्होंने कॉलेज लाइफ में ही कर लिए थे। तो इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि मिल्टन वॉज ऑन गुड टर्म्स विद एडवर्ड किंग। अब एडवर्ड किंग से उनकी अच्छी दोस्ती थी। एडवर्ड किंग को आप कोई किंग ना समझ लें, ये राजा नहीं है, बस इनका सरनेम किंग है। एक्चुअली ये भी एक पोएट थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि एडवर्ड किंग कहीं राजा तो नहीं, लेकिन वो एक सिर्फ पोएट थे। तो उनके ऊपर जो उनकी फ्रेंडशिप थी, उनके ऊपर उन्होंने एक वर्क लिखा था लिसिडियास, जो कि मैंने अभी आपको बताया लिसिडास। तो लिसिडास भी इंपॉर्टेंट वर्क है। किनके ऊपर लिखा गया था? एडवर्ड किंग के ऊपर। और एडवर्ड किंग के साथ वहाँ पर अलावा एक और पर्सन है जिनसे उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, वो थे रॉजर विलियम्स। रॉजर विलियम्स और मिल्टन में एक अच्छी खासी दोस्ती थी और दोनों ने एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाया था। मिल्टन ने उन्हें हिब्रू लैंग्वेज की नॉलेज दी और एक्सचेंज में उन्हें डच लैंग्वेज की नॉलेज मिली। तो आपस में ये दोनों ने अपने नॉलेज को एक्सचेंज कर लिया था। आगे देखते हैं मैरिज एंड चिल्ड्रन। तो जॉन मिल्टन की मैरिज लाइफ कुछ खास नहीं थी क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। जैसे कि ओवरऑल अगर कहा जाए तो 3 शादियाँ उन्होंने की थी ओवरऑल, जिसमें कि शुरू के जो 2 वाइफ्स थी वो मर जाती हैं, उनका डेथ हो जाता है। तो इस सरकमस्टेंस में एक एक करके शादी वो करते जाते हैं। तो कैसा उनका रिलेशनशिप था? मिल्टन एज इन फर्स्ट वाइफ का नाम मैरी पॉवेल, ठीक है। 1652 में ये इनका देहांत हो जाता है, मैरी पॉवेल। मैरी पॉवेल से मिल्टन को 4 बच्चे थे, एन, मैरी, जॉन एंड डेबोरा। डेबोरा वही चाइल्ड है जिसको बर्थ देते समय मैरी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 3 बच्चे पहले से थे, लेकिन डेबोरा जो है उस टाइम मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मिल्टन्स डॉटर सर्वाइव टू एडल्टहुड बट ही ऑलवेज हैड अ स्ट्रेंज रिलेशनशिप विद देम। और रिलेशनशिप भी अच्छे खासे नहीं थे। और यहाँ पर जो रिलेशनशिप मिल्टन और उनके वाइफ के बीच में अच्छे नहीं होने के दौरान उन्होंने कुछ ट्रैक्ट्स लिखे थे, जो कि 4 लिखा हुआ 4 प्रोज ट्रैक्ट उन्होंने लिखे थे, जो कि टॉपिक था वो डाइवोर्स और इन सब थीम पर उन्होंने लिखा था। तो ये कुछ वर्क्स हैं जो कि इन्हीं थीम पर आधारित है। द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर, टेट्राकोड्रॉन एंड कॉलेस्टेरियन। ये कुछ वर्क्स हैं जो कि थीम एक ही है, ठीक है। जब उनके लाइफ में ये रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे थे तब उन्होंने डाइवोर्स पर आर्ग्यूमेंट्स अपने देते हुए इन वर्क्स को लिखा था। आगे जाकर जब फर्स्ट वाइफ की डेथ होने के बाद 12 नवंबर 1656 को वो शादी करते हैं कैथरीन वुडकॉक से। कैथरीन वुडकॉक से इनकी दूसरी शादी होती है, ठीक है, सेंट मार्गरेट्स वेस्टमिंस्टर में। ये उतना जगह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत कम समय में ही देखिए 1656 में शादी होती है, 58 में वो गुजर जाती हैं कैथरीन वुडकॉक। सेकेंड वाइफ है, उनका भी डेथ हो जाता है। तो लेस देन 4 मंथ्स आफ्टर गिविंग बर्थ टू डॉटर कैथरीन, और डॉटर कैथरीन को जन्म देने के जस्ट 4 महीने के बाद ही उनका डेथ हो जाता है। और थर्ड शादी जो उनकी होती है वो होती है एलिजाबेथ मेंशल से। एलिजाबेथ मेंशल कब होती है? 1663 में, ठीक है। तो आपको ये कुछ नाम है जो कि याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ट्रैवल एंड पॉलिटिकल कनेक्शन। ये ट्रैवल करते थे और यहाँ पर उनका किन से रिलेशनशिप था ये हम लोग देखेंगे। तो मई 1638 में उनका एक टूर होता है फ्रांस और इटली में। फ्रांस और इटली में जो उनका टूर है वो 1639 तक कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि 1639 में इंग्लैंड के हालात कुछ बिगड़ने लगते हैं, जो कि आगे जाके आपको पता है 1642 में क्या हुआ था। 1642 में सिविल वॉर छिड़ जाता है। तो सिविल वॉर छिड़ने के पहले, कोई भी वॉर छिड़ने के पहले 1-2 साल ऐसा होता है कि सिचुएशन थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, एक केओटिक एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो उस टाइम भी ऐसा कुछ होने लगा था, ठीक है। तो इस कारण से उन्हें वापस आना पड़ा। अपने टूर के दौरान उन्हें कुछ खास लोगों से मुलाकात होती है, जिनमें से बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एक गैलीलियो का। जी हाँ, वही गैलीलियो जो जिनके बारे में आप लोग जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमर है गैलीलियो। तो गैलीलियो जो है उनसे उनका मुलाकात होता है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बात का जिक्र उन्होंने अपने वर्क पैराडाइज लॉस्ट में किया है, जो कि पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन का सबसे बेस्ट वर्क माना जाता है। गैलीलियो वुड बिकम द ओनली कंटेम्प्रेरी whom मिल्टन मेंशन बाय द नेम इन पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे जाके हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल जो कंडीशन है वो किस तरह का बदल रहा है और इसका इफेक्ट मिल्टन के करियर पर कैसे पड़ रहा है। तो सबसे पहली बात, द डिविजन्स बिटवीन दोज हु सपोर्टेड। अब सरकार, जो समाज था, सोसाइटी था, उसमें सरकार को 2 तरह से लोग सपोर्ट करते थे। 2 तरह के ग्रुप्स बन गए थे, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 वो था जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करता था, ठीक है,
जो मोनार्कियल आता है, ठीक है, राजा का शासन जो होता है उसको सपोर्ट करने वाले लोग। और ग्रुप 2 जो लोग थे वो लोग रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। वो लोग चाहते थे कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए। तो इससे क्या होता है, टेंशन्स जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और सिविल वॉर हो जाता है। सिविल वॉर मतलब सिविलियंस के बीच में लड़ाई हो जाती है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलता है। 1642 से 1651 का जो समय है, यहाँ पर बहुत ही अनस्टेबल पीरियड कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सी लड़ाइयाँ वहाँ पे देखी गई। जो वहाँ के किंग थे चार्ल्स वन, 1649 में उन्हें मार दिया जाता है, बी हेडेड ऑफ चार्ल्स वन 1649। और अब मोनार्की जो है उसे मार दिया जा रहा है, किंग है उसको मार दिया जा रहा है, तो वहाँ पर जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनका शासन आ जाता है। कब से कब तक, 49 से 59 के। जैसे ही चार्ल्स वन को मारा जाता है तो ये लोग टुक ओवर कर लेते हैं। कौन लोग, वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिपब्लिकन गवर्नमेंट रूल ब्रिटेन। रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो थे वो लोग ब्रिटेन में अपना रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें जॉन मिल्टन का जो करियर था वो पैम्पलेटेरियन करियर था। पैम्पलेटेरियन मतलब क्या होता है, एक प्रोफेशन है पैम्पलेटियर, जो पैम्पलेट्स लिखा करते थे, ठीक है। तो उनका काम था एज अ राइटर, वो उनको काम सौंपा गया था कि पैम्पलेट्स लिखें जिसमें कि वो सपोर्ट अपना दिखाएं जो प्यूरिटन्स हैं और रिपब्लिकन सेंटिमेंट्स हैं उनके फेवर में उन्हें लिखना रहता था। तो चार्ल्स वन के डेथ के बाद 1649 में ऑलिवर क्रॉमवेल का उदय होता है। ऑलिवर क्रॉमवेल आते हैं और पार्लियामेंटेरियंस जो है, पार्लियामेंट्री को जो सपोर्ट करते थे वो लोग सेंटर पे आ जाते हैं। और मिल्टन जो है वो अपना लिखना जारी रखते हैं। राइटिंग्स बिकेम इंक्रीजिंगली प्रोमिनेंट, और उनका राइटिंग जो है वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, बहुत प्रमुख हो जाता है, और अपनी लॉयल्टी वो शो करते हैं। और इसी के चलते उन्हें एक पोजीशन दिया जाता है। ये पोजीशन पूछा जा सकता है कि उन्हें कौन सा पोजीशन दिया गया था, तो इट वाज द सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग्स। सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग्स उन्हें बना दिया जाता है। इसमें उनका काम क्या था, मुख्य काम यही था कि जो फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस थे, लिखना था उन्हें, टू राइट द रिपब्लिक्स फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस इन लैटिन। लैटिन भाषा में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस को उन्हें लिखना पड़ता था, ठीक है। आगे देखते हैं 1651। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर उन्हें मिल्टन को अपने विजन लॉस मतलब दृष्टि दोष देखने में उन्हें परेशानी होने लगी थी, और अगले साल ही मतलब 1652 में वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं, पूरी तरह से वो अंधे हो जाते हैं। तो कम्प्लीटली ब्लाइंड होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने काम को छोड़ देते हैं, लिखना छोड़ देते हैं, वो अपना लिखना जारी रखते हैं, क्योंकि अब वो एक बहुत बड़े फेमस पर्सन बन चुके थे, क्योंकि सरकार के लिए वो लिखा करते थे। तो अब उनको सेवरल असिस्टेंट्स दे दिए गए थे, जो कि वो जो कहते डिक्टेट करते थे उसे वो लोग लिखा करते थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर तख्ता पलट हो जाता है, ठीक है। क्रॉमवेल की जब डेथ होती है, ऑलिवर क्रॉमवेल जो कि पार्लियामेंटेरियन सपोर्ट के साथ आ चुके थे, उनकी जब डेथ हो जाती है तब क्या होता है, मिल्टन कंटिन्यू टू वॉइस अपोजिशन। तब वो अपोजिशन बन जाते हैं, मोनार्की के अगेंस्ट में वो लिखना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो अब अपोजिशन बन चुके हैं। और क्रॉमवेल के डेथ के बाद रिस्टोरेशन आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, रिस्टोरेशन पीरियड, ठीक है। तो रिस्टोरेशन पीरियड इसको क्यों बोलते हैं, यहाँ से शुरू होता है। रिस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत होती है 1660 में, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ रिस्टोर हुआ था। रिस्टोर का मतलब पुनः स्थापित हुआ था, फिर से स्थापित। तो क्या था वो था मोनार्कियल रूल, राजा का शासन, ठीक है। तो चार्ल्स टू फिर से पावर में आ जाते हैं। इसमें लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात एक चीज़ ये है कि 1642 से 1660 का जो समय था, 1642 से जो 1660 का जो पीरियड था, बहुत अनरेस्ट का पीरियड था, एक इनस्टेबिलिटी थी समाज में, केओटिक सिचुएशन था। तो इसमें ड्रामा के जो थिएटर्स थे उसे बंद कर दिए गए थे, ठीक है। तो सारे थिएटर्स बंद कर दिए गए थे, लेकिन 1660 में थिएटर्स को 18 साल के बाद फिर से खुलवाया जाता है, आफ्टर 18 ईयर्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे देखते हैं, वही जो वॉर्स हुए थे उनको एक एक करके डिस्क्राइब किया गया, कौन कौन सा वॉर हुआ था। फर्स्ट इंग्लिश सिविल वॉर वाज फॉट इन इंग्लैंड एंड वेल्स, अगस्त 1642 से 1646 में पहला सिविल वॉर हुआ। फिर उसके बाद 1638 से 51 को हम लोग कलेक्शन ऑफ 3 किंगडम्स भी कहते हैं, ठीक है, वॉर्स ऑफ 3 किंगडम्स, क्योंकि 3 किंगडम्स की यहाँ पे लड़ाई थी। तो यहाँ पर एक बस जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूँ कि इंग्लैंड प्लस वेल्स जो है ये एक अपना कंट्री हो गया, एक और इसके आसपास में 2 कंट्री है, एक हो गया स्कॉटलैंड, ठीक है, एक हो गया स्कॉटलैंड और एक हो गया नीचे आयरलैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड और वेल्स जो है वो अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रहे थे, तो स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इन सब से काफ़ी लड़ाइयाँ उनकी हो रही थी, ठीक है। यही रीज़न था कि यहाँ पर एक एक करके युद्ध होते जा रहे थे। तो इसमें से कुछ वॉर हैं जिसके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पूछ दिया जाए कि इस दौरान इनमें से कौन सा वॉर हुआ था या इनमें से कौन सा वॉर नहीं हुआ था, तो आप इनको मेंशन कर सकते हैं।
ठीक है, 1632 बिशॉप्स वॉर बोलते हैं। फिर आयरिश कॉन्फेडरेट वॉर्स, जो आयरलैंड वर्ड से आया आयरिश। फिर सेकंड सिविल वॉर भी होता है, फिर थर्ड सिविल वॉर भी होता है, फिर क्रोमवेलियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ आयरलैंड, ऑलिवर क्रोमवेल का कॉन्क्वेस्ट था आयरलैंड के लिए, वो है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि इसका बहुत इफेक्ट पड़ा था मिल्टन के लाइफ पर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स उन्होंने लिखे थे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए तो वो है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन ने लिखा था, ये एक एपिक पोएम है। अब एपिक पोएम क्या है? एपिक पोएम वैसा टाइप का पोएम होता है, इसके कुछ ट्रेड्स मैं आपको बताता हूँ। कुछ खासियत ये होते हैं कि इन्हें एक लेंदी वे में लिखते हैं, बहुत लेंदी होते हैं एपिक्स यूजुअली। इनमें कोई बहुत बड़े फिगर, जैसे कि कह सकते हैं आप कोई लीजेंडरी फिगर्स होते हैं, ठीक है, कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हो सकते हैं, हिस्ट्री के पास के कोई बड़े बड़े राजा हो सकते हैं। तो लेजेंडरी फिगर के काम को या फिर उनके शासन को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बहुत ही हाईली डेकोरेटिव वे में एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो पैराडाइज लॉस्ट एक्चुअली यहाँ पर कौन सा स्टोरी है? तो ये एक बिब्लिकल स्टोरी है, बाइबल के आधार पर ये एक स्टोरी है। ठीक है, जिसमें कि एडम और ईव की कहानी है, जो कि इंसान का हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट जनरेशन वहीं से आता है। और आगे हम लोग देखते हैं, ये ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है। ब्लैंक वर्स आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, ब्लैंक वर्स में राइम स्कीम नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर पोएम जो होते हैं वो राइमिंग नहीं करते। राइमिंग करने का मतलब जो लास्ट वर्ड होते हैं वो मैच नहीं करते, उनका साउंड सिमिलर नहीं होता, वो अलग अलग होते हैं। और ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। ठीक है, ये इसकी खासियत होती है, आयम्बिक पेंटामीटर, ब्लैंक वर्स। ठीक है, 1 मीटर मतलब अगर वो 5 मीटर्स एक लाइन में होते हैं, ठीक है, तो उसे आयम्बिक पेंटामीटर होता है। और आयम्बिक करने का मतलब होता है कि जब ये एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है, जब एक अनस्ट्रेस के बाद स्ट्रेस सिलेबल आता है, ठीक है, तो ये मिलके 1 मीटर होता है, ऐसे ऐसे करके 5 मीटर्स होते हैं, तो वो होता है आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, आगे हम लोग जब पोएम के स्ट्रक्चर पर बात करेंगे तब इसको डिटेल में देखेंगे। 17वीं सेंचुरी में लिखा गया ये जॉन मिल्टन के द्वारा। फर्स्ट वर्जन इसका 1667 में आया था, बहुत ही बड़ा, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, एपिक जो वर्क होता है बहुत बड़ा होता है। अब आप देख सकते हैं इसमें 10,000 से भी अधिक लाइन थे और 10 बुक्स का कलेक्शन था। 10,000 से भी 10,000 से भी अधिक लाइन थे, तो काफ़ी बड़ा है ये। सेकेंड एडिशन भी आता है 1674 में। पहला कब आया? 1667 में, दूसरा आया 1674 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। हालांकि आज हम लोग वर्क के ऊपर बात नहीं कर रहे, सिर्फ जॉन मिल्टन की बायोग्राफी लाइफ के ऊपर देख रहे हैं। वर्क के ऊपर अगली वीडियो आएगी जिसमें मैं डिस्क्राइब करूंगा डिटेल में पैराडाइज लॉस्ट और उनके कुछ अन्य इंपॉर्टेंट वर्क्स को। तो सेकेंड एडिशन 1674 में आया, जिसमें कि 12 बुक्स है। ठीक है, टोटल 12 बुक्स है। ये थोड़े वर्जिल जो है उनके जो वर्क थी एनीड, उसके कुछ कुछ पैटर्न पर इसे लिखा गया था। इसको मिल्टन का मास्टरपीस माना जाता है, जॉन मिल्टन का ये मास्टरपीस है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि ये क्या है, बिब्लिकल स्टोरी है, जिसमें कि फॉल ऑफ मैन को बताया गया है, टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव बाय द फॉलन एंजल सैटन। सैटन जो है ये इसका मेन कैरेक्टर है। ठीक है, ये एक एविल है और ये नर्क में आ जाता है, और उसके बाद वो कैसे सर्वाइव करता है, कैसे अपना ग्रुप्स बनाता है, ये इस बारे में इसको बताया गया है। ठीक है, उसके बाद वो सेकंड पार्ट लिखते हैं इस बुक का, पैराडाइज रीगेन्ड। मतलब नाम बहुत हद तक मिल रहा है, तो कुछ हद तक ट्रेड्स भी मिलते थे। ये भी लॉन्ग टाइप पोएम था और इसमें भी स्टोरीज को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया था, बिल्कुल वैसे पैटर्न पे जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट में। ठीक है, डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग वर्क्स के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका पब्लिकेशन आपको जानना जरूरी है, 1671 में हुआ था। और इसी वॉल्यूम में एक वर्क था सैमसन एगोनिस्टिस। सैमसन एगोनिस्टिस ये क्या है? ये क्लोजेड ड्रामा है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है क्लोजेड ड्रामा क्या होता है? ड्रामा तो आपको पता है, ड्रामा इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर रिटन टू परफॉर्म ऑन स्टेज। ड्रामा को लिखा जाता है ताकि इसको स्टेज पर निभाया जा सके, परफॉर्म किया जा सके। लेकिन क्लोजेड ड्रामा जो होता है उसे स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा जाता है, बल्कि वो सिर्फ पढ़ने के पर्पज से लिखा जाता है, रीडिंग पर्पज से। बुक में लिखा हुआ है और रीडर्स उसको पढ़ते हैं, तो ये क्लोजेड ड्रामा की पहचान होती है। ठीक है, पैराडाइज रीगेन्ड इज कनेक्टेड बाय द नेम ऑफ हिज अर्लियर मोर फेमस एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट, उसी नाम से जुड़ा हुआ है। विच इट शेयर सिमिलर थियोलॉजिकल थीम्स, टाइटल, यूज ऑफ ब्लैंक वर्स, इसमें भी ब्लैंक वर्स है। ठीक है, थियोलॉजिकल थीम है। एंड प्रोग्रेशन थ्रू क्रिश्चियन हिस्ट्री रिकॉल द अर्लियर वर्क, और क्रिश्चियन हिस्ट्री को बताया गया जैसे कि उसमें भी बिब्लिकल स्टोरी को बताया गया है। पैराडाइज रीगेन्ड की बात की जा रही है। और उसके बाद एंड में हम लोग देख रहे हैं कि इनका डेथ हो जाता है कंजम्पशन से। कंजम्पशन मतलब ये टीबी बीमारी जो होती है, ट्यूबरक्लोसिस जो बोलते हैं, इनसे इनका डेथ होता है। डेट इंपॉर्टेंट है, बीमारी इंपॉर्टेंट है, बीमारी पूछा जाता है कौन सी बीमारी से इनका डेथ हुआ।
और डेट भी इंपॉर्टेंट है, 8 नवंबर 1674, 8th of November 1674 मिल्टन डाइड बिकॉज ऑफ कंजप्शन, दैट इज टीबी, एंड ही वॉज बरीड इन द चर्च ऑफ सेंट जाइल्स विदाउट क्रिपल गेट, 4 स्ट्रीट लंदन। ये सेंट जाइल्स विदाउट क्रिपल गेट ये चर्च ग्रेव यार्ड का नाम है जहाँ पे इन्हें दफनाया गया, और ये कौन सी जगह पे है, 4 स्ट्रीट लंदन में। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और जगह है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमने मिल्टन के पूरे लाइफ के ऊपर डिस्कस किया, वर्क्स के ऊपर डिस्कस किया, फैमिली के ऊपर डिस्कस किया, और वर्क्स को डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप चाहे तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेकर इसका नोट्स भी बना सकते हैं, और उसके बाद वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।